हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा आप अभी आज हेडिंग देख रहे हैं, फुल रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, जो कि आपका 12 to 15 मार्क्स कवर करता है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही पार्ट है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ मे अटेम्प्ट के लिए। वैसे मैं फुल डिस्कशन करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट की, जैसे हम करते आए हैं। 30 to 40 मिनट्स में सारे चैप्टर की हम वैसे ही करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ भाइयों के हमारे एग्जाम है मे अटेम्प्ट में जो बहुत ज़्यादा परेशान है चैप्टर 4 को लेके, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो एग्जाम के लिए परेशान ना हो। और जहाँ तक बात चैप्टर नंबर 5 की है, तो आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना नंबर दूंगा। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप किया करेंगे अपने डाउट्स के लिए। और आपके जो भी IT SM से रिलेटेड डाउट होंगे मैं सारे लूँगा, और ऑडिट से भी आप रिलेटेड पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लास्ट में मैं आपको इसका दूंगा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं आज का टॉपिक चालू करने वाला हूँ। और बता दूँ, जिस भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और इसके बहुत सारे रिलेटेड आपको IT के टॉपिक्स के एक एक टॉपिक की डिस्कशंस मेरे साथ मिलने वाली है इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, आइए आज का हम रिवीजन पोर्शन चालू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा स्लो रहूँगा क्योंकि इतना भी फास्ट में नहीं होना चाहता इस रिवीजन के दौरान कि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाए ऊपर। इतना तो मैं डील करूँगा ही कि वो कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक समझ में आए। और फिर भी आपको नोट्स थोड़े बहुत मैं लिखूँगा, आपको लिखते रहना है साथ के साथ। लास्ट टाइम एग्ज़ाम के मोमेंट में ये वीडियो एक बार दोबारा से चला लेना, जो नोट्स लिखे हैं उन्हें एक बार खोल लेना। आपको फुल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार PM खोल के देख लेना, आपके मार्क्स पूरे कवर हैं। चैप्टर 2 मैंने पूरा कवर करवाया है आपको, वो भी आपके पूरा कवर है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको 30 से 40 नंबर का बैकअप इस चैनल के थ्रू आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम चालू करते हैं डिस्कशंस को। दोस्तों, डिस्कशन में मैं एक बात बता दूं आपको कि जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपके ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आपके वो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जो मैंने अब तक नहीं करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन कॉन्सेप्ट को मैं फटाफट डील करूंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैनेजमेंट। दोस्तों, फास्ट फास्ट लिखना है मेरे साथ, आज मैं थोड़ा सा भी स्लो नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ आज किसी भी तरीके से करके मैं आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करवा दूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, IT की खास बात और खूबसूरत बात, दोनों बात ये है कि इसमें जो नाम होता है वही इसकी 90% ऐसा होता है कि मीनिंग होती है वैसे ही। तो दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, जैसा हम हमेशा करते हैं चैप्टर 4 को समझते समय, पहले समझते हैं क्यों, फिर समझते हैं क्या। तो थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्यों, बिना कुछ लिखे। दोस्तों, मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, है कि नहीं। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैनेजमेंट क्या लेगा, डिसीजन। अब एक बात जरा समझो, अगर इंफॉर्मेशन में कुछ एरर आ गए, क्या आ गए, एरर, तो क्या होगा, डिसीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखानी है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन इनके मिलनी चाहिए ताकि डिसीजन सही हो सके। दूसरा प्रोस्पेक्टिव समझो दोस्तों, हो सकता है जो इंफॉर्मेशन है, क्या, जो इंफॉर्मेशन है वो लेट मिली। कैसे मिली, लेट। तो क्या डिसीजन आ पाएगा सही दोस्तों, नहीं आ पाएगा। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया मैनेजमेंट के साथ, कि मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे मैनेजमेंट टाइम टू टाइम राइट डिसीजन ले सके। ठीक है दोस्तों, ये बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा डील नहीं करूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे इतनी बात को। थोड़ा सा नोट्स साथ के साथ इसके लिख लेते हैं। आइए दोस्तों, डाटा, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। दोस्तों, ये मैं PM की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, आप इसे मेरे साथ जरूर लिख लें, एग्जाम टाइम में बड़ी हेल्प मिलेगी। दैट आर यूज्ड टू डेवलप फॉर मैनेजेरियल यूज। भाई, इसका मतलब क्या है, जरा मतलब मैं समझा दूं दोबारा से, जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया हुआ इंग्लिश में। आपके पास डाटा होगा, ठीक है, इक्विपमेंट्स होंगे और कंप्यूटर प्रोग्राम्स होंगे, यानी सॉफ्टवेयर आपके। ठीक है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे,
ताकि हम मैनेजरियल यूज़ के लिए हम इन सारे फंक्शंस को, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी किससे, डाटा से, इक्विपमेंट से और सॉफ्टवेयर से, जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सके, अपने डिसीजंस को डेवलप कर सके। ठीक है, थोड़ी सी और थ्योरी लिखो आप मेरे साथ इसमें। इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग information to support operations, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। भाई थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, रिवीजन है इसलिए थोड़े से शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग फुल फॉर्म लिख के आना एग्जाम में, पता चला ऐसे लिख के आ गए आप सब। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भाई इंटीग्रेटेड करेंगे। इंटीग्रेटेड मतलब होता है चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना। क्या इंटीग्रेट करेंगे, डाटा को, इक्विपमेंट को और कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसके साथ, यूजर मशीन के साथ। यूजर मशीन मतलब वो मशीन जो मैनेजर वगैरह यूज कर रहे हैं। सिस्टम, फिर ये क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। तो चैप्टर का नाम ही इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर कैसा सिस्टम बनेगा, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो सपोर्ट करेगा ऑपरेशंस में। किसकी ऑपरेशंस, मैनेजमेंट की। जिससे क्या हो पाएगा, मैनेजमेंट क्या कर पाएगा दोस्तों, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब मैं छोटी सी हेल्प इसमें और छोटी सी आपकी कर सकता हूँ कि हम थोड़े से एग्जाम्पल्स इसमें लिख लें। जितने अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, ये पूरा पीएम का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 100% आप इसे खोल के देख ले, बिल्कुल डिक्टो वही लिखा रहा हूँ। दोस्तों एयरलाइन रिजर्वेशन में ये यूज होता है, एयरलाइन रिजर्वेशन। और दोस्तों लिखो आप मेरे साथ इसमें, बैंक ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एप्लीकेशन। अब थोड़ी सी डिस्कशन में और कर दूं इसमें आपके साथ, वो ये कि भाई एयरलाइन रिजर्वेशन तो टीपीएस हुआ ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन क्या देगा यूजर कि भाई मेरी एज इतनी है, मुझे इस फ्लाइट को जाना है, इस दिन जाना है, ये जाना है। तो वो तो हमारे लिए क्या है, टीपीएस है। तो ये MIS कैसे हो गया दोस्तों, जब ये सारा डाटा इकट्ठा होगा यूजर का, ठीक है, जब उसको पता चलेगा कि भाई समर में इतने लोग जाते हैं, विंटर में इतने जानते हैं, इस फ्लाइट को लोग इतना यूज करते हैं, उनको ये फैसिलिटी वहां पे चाहिए होती है, तो ओवरऑल क्या होता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बेसिस पे क्या होते हैं दोस्तों, डिसीजन। तो ये क्या यूज हो जाता है, MIS का काम हो जाता है। अब जैसे लॉजिस्टिक एप्लीकेशन में समझो, अब ये एक तरीके से टीपीएस भी है कि भाई हमारे कस्टमर को ना मटेरियल चाहिए, कस्टमर है उसको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, लो जी आ गए मटेरियल लेने। तो अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, वो ये समझेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। टीपीएस क्या करेगा, सिर्फ उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने तक का काम करता है। लेकिन MIS क्या करेगा, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट पसंद है, अच्छा ये वाली क्वालिटी पसंद है, अच्छा इस टाइम पे ये पसंद है, अच्छा इन दिनों में ये पसंद है, अच्छा इस रेट पे ये पसंद है। तो ये सारे क्या करेंगे दोस्तों, ओवरऑल ये क्या काम करेंगे, डिसीजन को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये हमारा MIS खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है, कोर बैंकिंग। थोड़ी सी स्पीड फास्ट है मेरी, लेकिन मैं होप कर रहा हूं आपकी कि मैं विथ इन अ फ्यू मिनट्स ये टॉपिक आपका कंप्लीट कराऊं। कोर बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम समझो, पहली प्रॉब्लम समझेंगे फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये एक लड़का है, ठीक है, ये दिल्ली में गया, SBI में इसका ATM है। ये जब यहाँ गया तो इसने यहाँ पे अपनी सैलरी, इसकी सैलरी दोस्तों है 19,000 रुपये, ठीक है, इसने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दी। क्या करा दी, डिपॉजिट। इस लड़के की शादी होने वाली थी, क्या होने वाली थी दोस्तों, शादी। अब ये अपने विलेज गया, विलेज लेट सपोज यूपी में है इसका, पंजाब साइड थोड़ा सा। ये हमारे अरोरा जी हैं, कौन है, अरोरा जी। अब इनकी जब शादी होने वाली है, ये यूपी में गए। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, इसको अब पैसे निकालने थे।
अपनी शादी जिसे होनी है तो एंगेजमेंट रिंग खरीदनी थी। क्या खरीदनी थी दोस्तों? एंगेजमेंट रिंग। ये रही वो रिंग। अब इस खरीदने के लिए शॉप पे गया, ये शॉप है, अरोरा जी यहाँ पे पहुंचे और फिर इन्होंने क्या कहा कि शॉपकीपर से भाई लाओ पैसे दे दो, मतलब ये रिंग दे दो मुझे। तो इसने कहा सर पैसे दो ना, ये रिंग आपको 15,000 रुपए की पड़ेगी, आप मुझे दे दो। तो इसने कहा पैसे ला के दो। इसने कहा ठीक है। तो ये यहाँ पे एटीएम है पंजाब में, ठीक है दोस्तों, किसका? एसबीआई का। और लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे हैं, एचडीएफसी के भी हैं बहुत सारे। पहले ये एचडीएफसी के पास गया, इसने यहाँ के एटीएम में अपना कार्ड डाला, स्विप करने की कोशिश की, तो इसने बोला कि भाई आप हमारे कस्टमर नहीं हो, आप यहाँ पे मत आओ। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर इसका आंसर समझेंगे। तो इसने कहा कि भाई क्यों, मैंने तो पैसे डाले थे। उसने कहा था आपने किस बैंक में डाले थे? उसने कहा एसबीआई। तो जाओ एसबीआई के पास। तो फिर ये क्या गया, एसबीआई के पास गया। तो फिर एसबीआई वाले ने बोला कि भाई एटीएम डालो। एटीएम कार्ड में इसने डाला अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो फिर इसने कहा कि भाई आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। इसने कहा क्यों? मेरी शादी है भाई, शादी कैसे हो जाएगी? उसने कहा हमें इससे मतलब नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। इसने पूछा क्यों? तो इसका आंसर इन्होंने ये कहा कि भाई जहां पे आपने पैसे डाले हैं ना, यानी दिल्ली में, आपको वहीं से जाके पैसे मिलेंगे। तो बोले ये क्या चक्कर है? उसने बोला सर आपकी जो किताबें है ना, किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रही जी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कहाँ पे मेंटेन होती हैं? एसबीआई की। ये लड़का दिल्ली में काम करता था, जॉब इसकी दिल्ली में थी, तो आपने वहां पैसे जमा कराए, तो सारा डाटा आपका वहां पे है, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी पहले के टाइम में, ओल्ड टाइम में। नया क्या कॉन्सेप्ट आया? नया कॉन्सेप्ट आया दोस्तों कोर बैंकिंग का। किसका कॉन्सेप्ट आया? कोर बैंकिंग का। कोर बैंकिंग के सिस्टम ने क्या किया ओवरऑल? कोर बैंकिंग का सिस्टम ये कहता है कि सर हम ना हर कस्टमर को ये फैसिलिटी देंगे। कोर बैंकिंग क्या कहते हैं दोस्तों? हम हर कस्टमर को ये फैसिलिटी देंगे कि वो अपने पैसे कहीं से भी कैसे भी निकाल सके। कोर बैंकिंग का ये कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई यही कॉन्सेप्ट है। जरा फुल फॉर्म देखना इसकी, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट, कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसे ऑनलाइन और रियल टाइम हो, जब चाहे वो ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकता हो, और एक ऐसा बैंक का इन्वायरमेंट जहां से वो जब चाहे अपने पैसे की डिमांड कर सकता हो, और वो ये ना कहे कि भाई जिस, अब इससे क्या होगा ऑनलाइन से, चाहे वो एचडीएफसी के एटीएम में डाले अपना कार्ड या एसबीआई में डाले, ठीक है दोस्तों, या लेना बैंक में डाले या देना बैंक में डाले, कहीं भी डाले उसका एटीएम, उसको क्या हो जाए, वहां से पैसे एक्सेस हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जिससे डेवलप हुआ उसका नाम है कोर बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा आप मेरे साथ थोड़े से नोट्स बनाते हुए चलें, एग्जाम में लिखने में काम आएंगे। इसमें आप लिखिए सर, दो आप लिखो। और दोस्तों ये पीएम की लैंग्वेज में उठा रहा हूं, तो आप परेशान ना हो कि नोट्स दीजिए, बस लिखवा रहा हूं कि आप लिख लो, लिखने से मेमोरी फास्ट होती है दोस्तों। सेट ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? सेट ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट मैनेज सर्विस provided by bank to its customer through ब्रांच। दोस्तों अपनी पीएम को जब आप खोल के देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट वहां पे मिलेगा। अगर आप कहोगे एग्जाम में क्या लिखना है, भाई ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है, एग्जाम की बात चल रही है, एग्जाम में यही लिखने का आना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसमें क्या कहोगे मेरे साथ, चलो एक बार कहो मिलके सब, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक सेट ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर का सेट है। सेट मतलब ये कोर बैंकिंग एक सेट है, मतलब सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट्स है जो कि क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, जो भी बैंक इन्हें सर्विस प्रोवाइडेड करता है। तो कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है दोस्तों? बहुत सारी हो सकती है। लोन को लेना, लोन को देना, ठीक है दोस्तों। आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, याद है आपका बैंक आपका ईयरली
और 6 मंथ बेसिस जो भी है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको देता है। ठीक है, आपका कस्टमर अकाउंट जो भी है वो मेंटेन रखता है। कभी गए हो आप बैंक, जरा देखना आप खोल के, कोई भी आपको अकाउंट खुलवाना है, आप नया अकाउंट खुलाते हो तो वो भी आपको दिखाई देता है। ये सारी बैंक की क्या है दोस्तों, सर्विसेज। क्या है दोस्तों, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो ये कौन सर्विस देता है, ये सारी वो सर्विस है। आप एग्जाम में ये लिख सकते हो। और एक छोटा सा आप लिख सकते हो, एस्टैब्लिश क्राइटेरिया फॉर मिनिमम बैलेंस। ठीक है भाई, मतलब मिनिमम बैलेंस मतलब क्या होता है कि कई बार आपका एटीएम कहता नहीं आपसे कम से कम 1000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, इससे कम निकाला तो आपको चार्ज लगेगा, ये वो है। तो ये जो भी सर्विसेज देती है, ये कौन सा सर्विस दिलवाता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग का। कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है दोस्तों, कोर बैंकिंग का। इससे क्या होता है, कस्टमर थ्रू ब्रांचेस, तो कस्टमर क्या होता है अपनी ब्रांचेस के थ्रू भी ये सारी फैसिलिटी का क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सेस कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी वो अपनी ब्रांच के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है। आई होप मैंने आपको बहुत डीप में बता दिया, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको डीप में बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो, और प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए। आपको एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट में 1 घंटे में चैप्टर रिवाइज होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ मेक नोट्स विथ मी। ठीक है दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं उठा रहा हूँ। अगर आपको किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो एक बार वीडियो दोबारा प्ले कर लेना, वीडियो फ्री है। और ये जो वीडियोस चल रही हैं ये सारी आपके CA हब पे चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये VM जो है ये मैं ही हूँ। और क्या कहते हैं, आप कोई भी डाउट हो नंबर मैं दूंगा, आप उस पर पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आओ आगे के डिस्कशन करते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ईमेल पे भी लिख सकते हो। आज मैं लास्ट में फ़ोन नंबर भी दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो। दोस्तों ये DSS क्या है, DSS है दोस्तों डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी हमने एक पढ़ा था दोस्तों स्टार्टिंग में, एक कॉन्सेप्ट MIS। क्या पढ़ा था दोस्तों, MIS। MIS क्या होता है दोस्तों, MIS कहता है कि हम डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे, किसके, मैनेजमेंट के। अब कॉन्सेप्ट आया ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है फिर, अगर MIS है तो दोस्तों ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में। और DSS क्या फिर हेल्प करता है, तो आइए पहले हम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हेल्प करता है। दोस्तों मैं आपको इससे बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का शेप, ये हो गया आपका मिडल लेवल जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, और ये दोस्तों हो गया आपका स्ट्रेटेजिक लेवल। कौन सा लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल। तो यहाँ वाले जो डिसीजंस को मेकिंग करना है कि कस्टमर से, ऑपरेशन से, चैप्टर 5 आपने पढ़ा है दोस्तों SM का, ये मैं सारा डील कराऊंगा यूट्यूब पे, लेकिन फिलहाल बस एक आपको रिकैप दे रहा हूँ। वो सारी फंक्शन स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है, याद है, HR से रिलेटेड, CRM से रिलेटेड, और जो भी है सारी फंक्शन स्ट्रेटेजी। तो ये जो फंक्शन स्ट्रेटेजी वाला काम है ये MIS करता है। ठीक है, फंक्शन स्ट्रेटेजी जो भी है आपकी, वो सारा काम जो हेल्प करता है वो कौन करता है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, MIS। लेकिन इन सब के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों, कंक्लूजन निकलेगा। इस कंक्लूजन को पहुंचा जाएगा अपर लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और इस स्ट्रेटेजिक लेवल से जो डिसीजन ले जाया जाएगा ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। प्रॉब्लम यही, कम समय में काम ज्यादा कैसे हो, बोलो बोलो, कम समय में काम ज्यादा कैसे हो। तो मैंने आपको चैप्टर 4 की शुरुआत में ही बताया है, जब जब समय की कमी होती है आवश्यकता आविष्कार की जननी बनती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ले रहा है MIS के थ्रू, ये अपना कंक्लूजन देगा। अब जरूरी थोड़ी ना एक ही मैनेजर हो सकता है 150 ब्रांचेस हो, 150 मैनेजर हो, तो वहां से उनका जो कंक्लूजन होगा उसमें सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, क्या सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, ये हेल्प लेने में कौन मदद करता है, DSS। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे मंत्री, क्या ऐसे मंत्री जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप है और हमें सजेशन देते हैं कि मालिक हुक्म मेरे आका, ये आप कदम उठाइए आगे चल के। तो ये क्या काम करता है दोस्तों,
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। रिवीजन टाइम है, मैं इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, जितना कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये बेस्ट है और आई होप पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है। नहीं हो रहा दोस्तों, 1-2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 3 घंटे भी आपने 3 बार इसको वीडियो को देख लिया ना, एग्जाम में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं DSS। DSS की थोड़ी सी थ्योरी लिख लो दोस्तों, एग्जाम टाइम में काम आएगी। थोड़ी सी ज़्यादा है बट मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, लिखो आप इसे लिखेंगे इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम intended to help decision makers compile useful information from, कहाँ से दोस्तों, आप इसे इसी स्टाइल में लिखिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तभी आपको एग्जाम तक ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। रॉ डाटा, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल नॉलेज, एंड और बिजनेस मॉडल्स to identify and solve problems and make decisions। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को, ताकि हम इसको इंटरप्रेट कर पाए। इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव मतलब ये इंटरैक्ट करेगा, किससे करेगा दोस्तों, ये टॉप लेवल से इंटरैक्ट करता है। बेस सिस्टम इंटेंडेड, ये इंटेंडेड लिखा है दोस्तों मैंने, इंटेंडेड टू हेल्प डिसीजन मेकर्स, क्या करेगा दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करने वाला है। कंपाइल यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्या करेगा दोस्तों, कंपाइल करेगा। कंपाइल मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। यूजफुल इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेगा, फ्रॉम, रॉ डाटा से लेगा, डॉक्यूमेंट से लेगा, पर्सनल नॉलेज से लेगा, ठीक है, एंड और मतलब इन सबके साथ लेगा या एक एक करके लेगा, मतलब इंफॉर्मेशन को डिसीजन बनाने के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे बिजनेस के मॉडल्स का। बिजनेस मॉडल क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। जैसे आपसे मैंने कहा इक्वल्स, जैसे आपने एक्सेल कभी यूज किया हो, इक्वल्स टू A2 प्लस B2 प्लस C2। ठीक है दोस्तों, जब हम इंटर प्रेस करते हैं, इंटर का सिंबल होता है, तो आपको यहाँ पे अगर 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो 6 4 10 2 12। तो अब ये जब फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो गया, तो अगर बाई चांस इसकी वैल्यू में चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ दोस्तों, इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ तो क्या होगा बताओ। अगर लेट सपोज 2 की जगह 4 रख दूँ, यहाँ मैं रख दूँ -2, यहाँ रख दूँ 8, तो 8 4 12 -2 क्या हो जाएगा 10। मतलब वैल्यू चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल बन गया है A + B + C2 का, आंसर इसी फॉर्म में आने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला सेट बेस हम एक डिजाइन तैयार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बिजनेस मॉडल्स। टू आइडेंटिफाई, इससे क्या होगा दोस्तों, सॉल्व होगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, जैसे प्रॉब्लम फिलहाल मैंने रखी थी 4 - 2 और 8, वहां पे हो सकता है आपको अर्निंग पर शेयर निकालना हो, डिविडेंड पर शेयर निकालना हो, है ना दोस्तों, अर्निंग पर शेयर या कुछ भी निकालना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और इससे आप क्या लिख पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए। आप इसे एक लाइन और कह सकते हैं कि जो DSS होता है, DSS ये क्या है, एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म किसकी एडवांस फॉर्म है दोस्तों, MIS की। क्यों, क्योंकि अगर MIS ना हो तो फिर DSS कैसे होगा, क्योंकि MIS क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल अगर जब तक नहीं देगा सपोर्ट, तब तक स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों ये DSS की डिस्कशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई। और प्लीज़ इन्हें साथ में लिखते जाइए। प्लीज़ इसके एंड में एटलीस्ट ये तो मत कहना कि भाई इसके नोट्स दे दो, क्योंकि ये मैं नोट्स ना तो लिख रहा हूँ ना तो बना रहा हूँ, बस जो सामने दिख रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ।
वो भी किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर प्लीज़ रिवीजन वीडियो 4th का बना दो, 4 चैप्टर ख़त्म कर दो एग्ज़ाम तक, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझसे किसी की रिक्वेस्ट डाली नहीं जाती। अब दोस्तों इसमें है कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स के लिए दोस्तों मैं बता दूं ये 4 टाइम एग्जाम में आया हुआ है। किसके कंपोनेंट्स है दोस्तों? ये डीएसएस के। किसके? डीएसएस के कंपोनेंट्स है। 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर इस बार भी एग्जाम में आ जाए तो रोना मत, परेशान नहीं होना। आपके पीटीएम, आपके पीएम में भी ये दिया हुआ है दोस्तों। पहला कंपोनेंट है यूजर। तो यूजर कौन है दोस्तों? यहाँ पे यूजर हूं मैं, वीएम। मैंने क्या किया था? 1 और मोर डाटाबेस। 1 और मोर डाटाबेस को आप कैसे समझ सकते हो दोस्तों? कुछ लोग इसमें कहेंगे कि भाई इसमें आपने कीवर्ड्स नहीं लिखवाए। भाई रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा पीएम उठा के देख लेना। मैंने अपनी तरफ से रिवीजन वीडियो में 25 मिनट में चौथा टॉपिक बता रहा हूँ, और क्या करूँ? आपने तो देखा ही होगा मेरे वीडियो, एक एक एक्सप्लेनेशन 30-40 मिनट में जाती है। तो फिलहाल जितना करा रहा हूँ इन्जॉय कर ले भाई, और नेक्स्ट टाइम में वीडियो फुल डिटेल में बनाऊंगा, तब आप देख लेना, एक एक कीवर्ड्स लिखवा दूंगा। फिलहाल ये फास्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पीएम पढ़ लेना एक बार उठा के, समझ में आ जाएगा। 1 और मोर डाटाबेस का मतलब है दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि एक मान लो कंपनी है, कंपनी की ब्रांचेज हैं, ब्रांचेस B1, B2, B3। तो यहाँ के मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी, फिर यहाँ के मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी, और यहाँ के मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी, ये क्या हो जाएगा? अगर एक ब्रांच है तो एक डाटाबेस, और मोर ब्रांचेज होंगी तो क्या हो जाएगी? मोर डाटाबेस। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। सी में दोस्तों प्लानिंग लैंग्वेज। क्या? प्लानिंग लैंग्वेज। प्लानिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया था A2, B2, C2, इसमें प्लस लगा दिया, इक्वल। ये एक्सेल का फॉर्मूला है दोस्तों, तो सम करने का। अब ये मैंने बना दिया, तो अब यहाँ जो भी लिखूंगा 2 2 2 तो क्या आएगा? 6। 3 2 1 तो भी क्या आएगा? 6। मतलब प्रॉब्लम्स में डालूंगा और ये क्या बनाएगा? अपने आप सॉल्यूशन बना के देगा। मुझे वैल्यू चेंज करने पे अपने आप ये सॉल्यूशन बना देगा। तो ये क्या है दोस्तों? प्लानिंग लैंग्वेज। 4th है दोस्तों मॉडल बेस। दोस्तों ये जो फॉर्मूला डाला ये है प्लानिंग लैंग्वेज, और ये जो मॉडल तैयार हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मॉडल बेस। मतलब जो फॉर्मूला है वो है प्लानिंग लैंग्वेज, और जो मॉडल तैयार हुआ ओवरऑल उसको हम मॉडल बेस कहते हैं। दोबारा से मैं समझा रहा हूं, जैसे 2 + 2 4 होता है, ये क्या है? ये एक प्लानिंग लैंग्वेज है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी प्लानिंग लैंग्वेज जब मिल जाएंगी और एक एक्सेल सीट पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है दोस्तों, एक्सेल सीट पे जब ये प्रेजेंट होगी एक साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मॉडल बेस बोलेंगे। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया। 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपको फटाफट रिकॉल करवा दिया है, समझा दिया है। और ये सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टडी नहीं है, ये बस हेल्प है आपकी। आपको एक बार पीएम खोल के देखना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन समझते ही तुरंत पीएम खोल के पकड़ ले, आपको तुरंत समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको ही करनी है, जितनी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, इसके लिए भी एक भाई ने बहुत रिक्वेस्ट डाली थी, क्या होता है ये? और मैं आपको बता दूं, ये नवंबर 16 में पूछा गया है। तो ऐसी मेरी प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये एग्जाम में ना आए, लेकिन 2 मार्क्स में आपको ये याद रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस इसे याद रखो। मैं इसकी दोस्तों एक ना डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पीएम से ही उठाई है मैंने, आप इसे लिख लो मेरे साथ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ ये क्या कहता है। इट इज रिसर्च फील्ड दैट studies how to comprehend intelligent लिख लेते हैं यार, इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर्स ऑन कंप्यूटर। दोस्तों ओवरऑल इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बस ये समझो फिलहाल कि एक मशीन को लेट सपोज ये रोबोट बना दिया मैंने, इस तरीके से डेवलप करवा पाना ताकि वो एक इंसान जैसे काम को कर पाए। मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक मशीन को इस तरीके से तैयार करना कि वो इंसान की तरह काम कर पाए। अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो, भाई रोबोट मूवी देखी है आपने?
चिट्टी द रोबोट। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एक रिसर्च फील्ड है, क्या है रिसर्च फील्ड, एक ऐसा फील्ड जो कि जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं किसके बारे में, दैट स्टडी, जो कि स्टडी कर रहा है किसके, कॉम्प्रीहेंड इंटेलिजेंस, मतलब एक मानव निर्मित एक इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंप्यूटर में ला सके। ठीक है, मैं इस पर थोड़ी सी और थ्योरी लिखवाना चाहूँगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें लिए लिखिए AI is vicinity of computer science focusing on creating machine that can fit into place of, या place on लिखो यहाँ पे, place on behaviors that human regard as intelligent। दोस्तों ये डिक्टो पीएम की लैंग्वेज है, आप परेशान ना हो, नोट्स के लिए आप पीएम पढ़ लें, आपको ये नोट्स वहीं से मिल जाएंगे। मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है जब आप लिखते हुए पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा फास्ट कम करता है, वो ज़्यादा मेमोराइज रख पाता है अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को। तो मैं यही सलाह दूंगा, आप इन्हें साथ में लिख लें। तो AI इज़ ए विसिनिटी, ठीक है दोस्तों, या विसिनिटी, जो भी पढ़ना है भाई। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, विसिनिटी का मतलब होता है इलाका, इलाका। ए इज विंसिटी, विंसिटी मतलब इलाका, कैसा है, कंप्यूटर साइंस का इलाका है। फोकस, जहां पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग मशीन, एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो कि फिट हो सके किसमें, प्लेस ऑफ एन बिहेवियर दैट ह्यूमन रिगार्ड एज इंटेलिजेंट। जैसे मनुष्य जैसा विद्वान व्यक्ति या मनुष्य जैसी विद्वानता, समझ, सूझबूझ किसमें लाना चाहते हैं हम, मशीन के अंदर। ये एक ऐसी विंसिटी है, इलाका है। दोस्तों AI हमने पूरा डिस्कस कर लिया है भाई। अगर इतनी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना यार, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों इससे एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात होती है लिखना। देखो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल है रोबोट्स, ऑटो कैमरा। दोस्तों ऑटो कैमरा वो होता है कि जहाँ जहाँ आप चलते हो कैमरा आपको फॉलो करता है। दोस्तों चेस गेम, चेस गेम आपने खेला हो कभी फ़ोन में या कंप्यूटर में, तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे अपने किंग या क्वीन को ले जाते हैं, उसका वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल है। और ऑटो पार्क भी इसका एक एग्जांपल है। ऑटो पार्क का मतलब होता है आजकल ऐसी गाड़ियाँ डेवलप हो गई है कि यहाँ पे आप उतरे हो, ये आपकी गाड़ी है, ये अपने आप चली जाएगी कहाँ पे, पार्किंग के प्लेस पे, और यहाँ पे जाके वो अपने स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इसे कहते हैं ऑटो पार्क। चलिए हमने पढ़ लिया है AI। दोस्तों अब तक हम 5-6 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आई थिंक आप थके नहीं हो, थके हो गए हो तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाओ, मेरे साथ आओ। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे HRMS। HRMS का मतलब है भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। भाई इसका क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का? ये बहुत इजी है, मैं आपको पहले हिंदी में समझाता हूँ फिर आप इंग्लिश में समझो। ये कहता है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी जानी है, उसका कितना DA बनना है, कितना बोनस बनना है, ठीक है, उसने कितनी लीव ली, कितना ओवर टाइम काम किया, ठीक है, और कितना उसने हार्डवर्क किया, ठीक है, वो कब आता था, ठीक है, कब जाता था, कहाँ से आएगा कहाँ को जाएगा, पागल लड़का मुझे मरवाएगा, ठीक है, कहाँ आता था कहाँ जाता था। तो ये सारे काम अब एक ना, पहले रामू काका होते थे। कौन होते थे, रामू काका। तो रामू काका क्या करते थे, इन सारे काम को एक बुक रख लेते थे
यहाँ पे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई तू भी आ गया, हाँ भाई, हाँ भाई तू भी आ गया। अब ये बंदा इतना काम यहाँ पे इतना करता था, और फाइनली क्या होता था, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। क्या था? टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरी बात सुनो भाई, अगर इस बंदे की सेटिंग है, रामू काका की सेटिंग है किसी एम्प्लॉय के साथ, तो वो इसकी गलत रिपोर्ट भी बना सकता था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है HRMS। अब ये क्या करता है, मशीन जो होती है वो गलतियां खुद से नहीं करती अगर उसकी प्रोग्रामिंग गलत ना हो। तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया गया कि ये ऑटोमेटिक क्या करे, इन सारी बातों की कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है प्यारी सी पीएम में, इट रेफर्स टू सिस्टम एंड प्रोसेस एट इंटरसेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आईटी। दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपके साथ एक बार स्टडी भी करूंगा। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, सिस्टम जब भी बोले तो क्या समझो, सॉफ्टवेयर, फिलहाल यहाँ यही समझना है इस चैप्टर में। एंड अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है एट इंटरेक्शन, जिसमें इंटरेक्शन होगा किसका, ह्यूमन रिसोर्स का एंड आईटी का। आईटी का मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, इन सब का किससे होगा दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो मशीन है, जो आपकी आईटी है, वही सैलरी कैलकुलेट करेगी, वही डीए कैलकुलेट करेगी, वही बोनस कैलकुलेट करेगी, वही लीव कैलकुलेट करेगी, वही डीटी कैलकुलेट करेगी, सॉरी ओवर टाइम कैलकुलेट करेगी, वही इनका हार्डवर्क, ये कब आता है कब जाता है, ये सारा काम कौन कर लेगा, एक मशीन। ठीक है, जो हमारी क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग। आई होप दोस्तों इतना आपको समझाना सफिशिएंट है। इसके की मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों, कुछ की मॉड्यूल्स में जैसा नाम है वैसा काम है, जो जो लिखा है वही है। मैं कुछ बता देता हूं, जैसे वर्कफोर्स मैनेजमेंट। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में मतलब कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है। ए अगर काम कर रहा है तो उसने जॉब एक्स पे कितना काम किया, जॉब वाई पे कितना काम किया। ये क्या होता है, ये वैसे नवंबर 16 में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा गाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट मतलब वही भाई, ये सारी जो कहानी मैंने बताई पेरोल ही होती है। पेरोल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को ओवरऑल कितने पैसे देने हैं। इनकी ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कि कौन सा एम्प्लॉय ट्रेनिंग के टाइम था कौन सा नहीं था, ये क्या है दोस्तों, की मॉड्यूल्स। आई होप आपको HRMS का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है। नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और भाई ये रिविजनरी वीडियो है, इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ योर हार्ड स्टडी, बट कोशिश की कर रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके भेजे में घुसा सकूँ। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ये हर कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आखिर ये साला चीज क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो ऐसे कहेंगे दोस्तों, इसे जो आपका डाटा है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाता है, उससे क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है, मतलब मीनिंगफुल एंड यूजफुल डाटा। ठीक है, और डाटा क्या होता है दोस्तों, रॉ फैक्ट्स होते हैं। अब मैं इसका ओवरऑल मीनिंग कंक्लूड करूं आपके साथ। आई होप इतने समझदार तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप हो ही गए हैं। मतलब कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्या है, डाटा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गई, मशीन हो गई। मशीन में क्या है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है और कुछ प्रोग्राम है और कुछ लैंग्वेजेस हैं, C+ वगैरह की, प्रोग्रामर्स की। तो ये इंफॉर्मेशन देगा हमें, और इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल यूजफुल डाटा। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, अब मेरे साथ लिख लो, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जैसे डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, लैंग्वेज हो गई। क्या करते हैं, दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, या गोल।
मतलब स्पेसिफिक पर्पज या गोल के लिए काम करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डीएसएस। डीएसएस क्या काम करता है, अपना काम करता है। एमआईएस अपना काम करता है। टीपीएस अपना काम करता है। मतलब जिसके जो पर्पज होंगे, जो गोल होंगे, ये कंपोनेंट्स उसके लिए वैसा ही काम करके देंगे। मतलब जैसा मालिक वैसा सेवक, मतलब जैसा इनका पर्पज होगा, जैसा वो गोल होगा, वैसे वैसे ये फंक्शंस काम करते जाएंगे। दोस्तों इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनता है, वो है इसके कंपोनेंट्स का। क्या है दोस्तों, कंपोनेंट्स। ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कंपोनेंट्स, इसमें मैं ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा आपको, बस आप इन्हें लिख लो। इसमें पीपल्स होते हैं। पीपल्स कौन होते हैं भाई, अरे भाई जो डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है वो कौन है, पीपल ही तो है। और जो डाटा का यूज़ करेगा वो कौन है, पीपल ही तो है। ठीक है। इसमें हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर मतलब ये आपके मदरबोर्ड वगैरह, और ये जो कैमराज हैं, ये जो प्रिंटर है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और क्या होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, पीपल और हार्डवेयर को आपस में इंटीग्रेट करेगा। और फाइनली हमें क्या चाहिए होता है इन सब के लिए, डाटा। तो इसके 4 कंपोनेंट हो गए, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ठीक है दोस्तों। फिर एक कॉन्सेप्ट है AIS। AIS की दोस्तों मैं थ्योरी लिखवा दूं आपको, चलो लिखवा देता हूं। पहले मतलब बता देता हूं क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों याद है हमने कुछ दिनों पहले OS किया था, OAS में क्या था दोस्तों, याद है आपको, कुछ याद है दोस्तों। ऑफिस के कामों को कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेट किया था। तो AIS क्या करने वाला है, AIS क्या करेगा दोस्तों, अकाउंटिंग के काम को क्या करेगा। पहले कौन होते थे, लाला होते थे, बनिया होते थे, और क्या होते हैं दोस्तों, मुनीम जी। ये सब लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे। लेकिन अब ये सारे काम हमें किस पे, इन सब लोगों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अपनी वाली के साथ क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो हम कंप्यूटर और मशीन लाएंगे ताकि ये सारे काम किससे करवा सके, अकाउंटिंग के काम उन मशीनों से। भाई कोई लाला बनिया मुनीम जी हो तो बुरा मत मानना भाई, बस एक एग्जाम्पल था। आई रिस्पेक्ट टू ऑल। मैं खुद हूँ दोस्तों, CA बनने के बाद हर कोई क्या हो जाता है लाला और बनिया, तो बुरा मत मानिए, ये हमारा प्रोफेशन ही है। हम तो सीख रहे हैं आप लोगों से, लाला और बनिया लोग से, कि कैसे अकाउंटिंग की जाए। तो आप लोग रिस्पेक्ट के काबिल हैं दोस्तों। मैं किसी के लिए कमेंट या छंद या व्यंद नहीं कर रहा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो दोस्तों अकाउंटिंग की सारे काम किससे करवाएंगे, मशीन से और कंप्यूटर सिस्टम से। तो ये क्या हो जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लो मेरे साथ। कंप्यूटर, ये क्या है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड मेथड फॉर ट्रैकिंग अकाउंटिंग एक्टिविटीज इन कंजंक्शन विथ IT रिसोर्सेज। भाई जो मैंने हिंदी में बताया वो इन्होंने इंग्लिश में ठोक डाला है PM ने आपके, और प्लीज़ PM पढ़ लेना। कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, मैंने आपसे यही कहा कि क्या होता है, इन सारे ह्यूमंस बीइंग के काम को किसको दे दिया गया, IT को। तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड मेथड है। किस लिए, ताकि हम ट्रैकिंग कर सके अकाउंटिंग के काम को, कंजक्शन कर सके, मतलब जोड़ सके किससे, IT के रिसोर्सेज से। तो IT के रिसोर्स कौन है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ओवरऑल क्या मतलब है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है इनके काम्स को हटा के, मतलब इनको हटा के हम किसको लाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग के काम है, टैक्स की रिटर्न फाइल करना, बिल्स बनाना, बिल्स चढ़ाना, बिल्स लिखना, ये सब किससे करेंगे हम, इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इससे क्या होगा, हमारे काम्स क्या हो गए, एक्यूरेट होंगे। ठीक है, और टाइम की सेविंग होगी। मेन मुद्दा यही होता है, जब जब हमारी ज़रूरत क्या होती है टाइम को बचाने की, तो हम वहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, बहुत इजी कंपोनेंट्स है, एग्जाम में आज तक पूछा भी नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि एग्जाम में पूछे कंपोनेंट्स है। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। दोस्तों आगे हम आ रहे हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आने वाले लगातार सारे कॉन्सेप्ट में 3 या 4 मॉडल और डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, और हो सकता है ये एग्ज़ाम में आपको दिखने के, जो मैं बोलने वाला हूँ ये 95% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में ये आने वाले कॉन्सेप्ट जो मैं बोलने वाला हूँ अब विथिन 15 to 20 मिनट्स ये आपको एग्ज़ाम में दिखे। तो बी रेडी गाइस, बी रेडी। दोस्तों पहला है SCM। क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अब, SCM डिस्कस करूँगा।
CRM डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों ERP। फिर एक है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है भाई। और ओवरऑल फिर हमारे ये चैप्टर जो है ये हो जाएगा फिनिश। मेरी तरफ से फिनिश है दोस्तों। रिवीजन में मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। तो ये कॉन्सेप्ट हम चालू करने जा रहे हैं। पूरे तैयार हो जाइए इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। विथिन 15 to 20 मिनट्स में इसको फिनिश करने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले SCM क्या है, ठीक है। एक गाना था दोस्तों पुरानी मूवी में, मेरा पति मेरा देवता है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, मेरा ग्राहक मेरा देवता है। क्या, मेरा ग्राहक मेरा देवता है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों कुछ दिनों पहले अभी मैंने वैकॉम का एक टैबलेट खरीदा है। दोस्तों एग्जाम्पल सुनना जरूरी है, क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल में मज़े नहीं ले सकता। कॉन्सेप्ट में मुझे बहुत सीरियसली पढ़ाना है, क्योंकि बेशक ये रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस रिवीजन को सुनने के बाद भी आपको यही फील आए कि पूरा सिलेबस पढ़ाया आपने। तो दोस्तों इस टैबलेट को मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से। ये अप्रॉक्स मुझे 8500 का पड़ा है, जिसमें 8200 की इसकी कॉस्ट है और कुछ चार्जेस वगैरह इन्होंने जो भी लेते हैं डिलीवरी चार्जेस। लेकिन एक बात मैंने देखी फ्लिपकार्ट पे, जब भी आपने कुछ भी आप बुकिंग करेंगे ना, जैसे ही आप बुक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा कि सर ये आपकी आईडी है और आपका ऑर्डर क्या हो चुका है, बुक हो चुका है। क्या हो चुका है, बुक। फिर क्या आएगा, फिर आपकी शिपिंग से पहले एक मैसेज आएगा, फिर डिलीवरी से पहले एक मैसेज आएगा, फिर जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो एक मैसेज आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल ये चाह क्या रहे हैं, इसको आप समझो। ये चाहते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहे। क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए दोस्तों मैंने अभी सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देखें। ये आपका मैंने RTP पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया है, सप्लाई चेन को। आप इसे ज़रूर देख लें। और हाँ, जो दोस्त अगर RTP अब तक नहीं देखे हैं, मैंने RTP के 2 पार्ट बनाए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। पार्ट 2 भी बहुत मेहनत से है, आप ज़रूर देख लें। हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में आपको पक्का मिलेगा, गारंटी है भाई। 99% श्योर हूँ, 1% ऊपर वाला है, कब क्या बदल दे कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों मैं आ रहा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कहता है दोस्तों, ये देखो एक चीज़ देखो, बहुत सारे 99.999999% टीचर कहते हैं ITSM का लिंक नहीं है। मैं बोलता हूँ लिंक है भाई, देखने का नज़रिया होगा तो दुनिया में सब कुछ दिखता है, और आँख से अगर देखना ही नहीं चाहते, बंद कर रखिए, तो कुछ नहीं दिखता। मैंने SM में अभी RTP पार्ट 1 में सप्लाई चेन डिस्कस किया है, ठीक है। और उसी सप्लाई चेन को जो डिस्कस किया है, अगर उसी को हम कंप्यूटर से करवाएं, IT से करवाएं, तो वो क्या बन जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। और यही दोस्तों क्या हो जाता है पता है आपको, SCM, जो आपके चैप्टर 4 में दे दिया। किसने दे दिया, चैप्टर 4 में दे दिया। कहाँ, IT में। तो SM का चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, ठीक है, और 6 है। 6 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में दे रखा है कि सप्लाई चेन क्या होती है। और IT का चैप्टर नंबर 4। यार सब बोलते हैं लिंक नहीं है, मुझे तो हर जगह लिंक दिखाई देता है यार, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैं बस यही डिस्कस करूंगा कि कोई भी चीज़ आप जब बुक करते हो तो उसको खरीदने से उसके पहुंचने तक के जो सारे काम है। दोस्तों ये वीडियो जरूर देखें, RTP 1 RTP 2 की सीरीज। एक क्वेश्चन पक्का है, यानी 4 मार्क्स आपके यहाँ से मेरी तरफ से और पक्के आपको मिलेंगे अगर आपने मेरे CA हब के सारी वीडियो देखे हैं, IT और SM के जो भी मैं बना रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस अटेम्प्ट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, आप इस वीडियो को समझने के लिए SCM क्या है आप पहले वो देख लें कि सप्लाई चेन क्या है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये समझेंगे कि वो सारी प्रोसेस जब कंप्यूटर के थ्रू हो सप्लाई चेन की प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं, SCM। दोस्तों इस SCM के लिए मैं बस यही कहूँगा। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो जरूर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि वो नवंबर 2012 में पूछे गए थे। कब पूछे गए थे दोस्तों, नवंबर 2012 में इसके कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। कंपोनेंट्स
ऑफ SCM। SCM क्या होता है आप कहाँ से देखेंगे, RTP का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें SCM डिस्कस किया है मैंने, सप्लाई चैन। और उसी काम को जब इसके थ्रू करवाते हैं IT के थ्रू तो क्या हो जाता है SCM। सप्लाई चैन के काम को किसके थ्रू करवाओ, IT के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, तो क्या हो जाता है SCM। तो दोस्तों इसके कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट है पहला प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का दूसरा नाम होता है भाई परचेजिंग, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, अब मैंने एक टैबलेट मंगाया था, तो वो लेट सपोज हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने पहले क्या किया होगा, मुझे देने से पहले इन्होंने वैकॉम जो कंपनी है उनसे लिया होगा, इन्होंने वहां से लिया, ठीक है। फिर इनकी ऑपरेशंस हुई होंगी। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, असेंबलिंग एंड पैकिंग, असेंबलिंग और पैकिंग, ये सब होगी फिर इसकी, कि भाई इस बंदे को जाना है, इस रेट पे जाना है, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो सब करेंगे। फिर होगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है वेयर हाउस से और डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये क्या करेंगे, मुझ तक इस माल को पहुंचाएंगे, जो वैकॉम का टैबलेट लिया मैंने इनसे, ठीक है। फिर फाइनली इन सब की इंटीग्रेशन होगी। अब इसको थोड़ा सा स्लो होके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। उस थोड़े से स्लो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में मुझ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इन सारे काम को एक साथ ये जो सिस्टम है ये आपको देख रहा होगा, ये सिस्टम देख रहा होगा आपको। अच्छा परचेजिंग हो गई, अब फ्लिपकार्ट यहाँ पे मैसेज देगा कि भाई आपका कलेक्ट हो चुका है। अच्छा असेंबलिंग हो गई, तो अब ये कहेगा भाई पैकिंग हो चुकी है, भाई 7 बजे तक आपके घर पे ये माल पहुंच जाएगा। ये सारे का काम क्या हो रहे हैं दोस्तों, इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और ये सब कौन कर रहा है, हमारे IT कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। आई होप मैंने फास्ट रिवीजन में भी आपको इसकी अच्छी डिटेल दे दी है। और चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है CRM का। अभी हमने पढ़ा SCM, अब हम पढ़ रहे हैं CRM। दोस्तों CRM की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब अपने कस्टमर को, अपनी दुकान के भगवान को किस तरीके से खुश रखें, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, मैं गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हल्का सा डिस्कस करूंगा। अगर हमारा कोई जो कस्टमर है, पुराना कस्टमर, अगर किसी पुरानी दुकान पे वापस आता है, ठीक है ना दोस्तों, ये पुरानी दुकान हो गई, इस पे वापस आता है, तो समझ लेना आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। अब क्वेश्चन आया वाई रिलेशनशिप, भाई कस्टमर नहीं है तो दुकान किससे चलेगी, कौन आएगा आपके पास खरीदने, तो उस कस्टमर को क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, खुश रखना पड़ेगा। तो ये जो कस्टमर के जो रिलेशंस हैं, पहले कौन बनाते थे, ह्यूमंस बनाते थे। अब 150 ब्रांचेस लेट सपोज हैं, तो क्या मालिक, लेट सपोज मैं ही मान लेते हैं मालिक हूं, क्या मैं 150 ब्रांचेस के हर कस्टमर से मुलाकात कर सकता हूं, कि उनसे जा जाके मिल सकता हूं कि भाई आप बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं हो सकता दोस्त। तो इसी रिलेशंस को हम किसके थ्रू करवाते हैं, एक सिस्टम के थ्रू जिसका नाम है IT, और इस चैप्टर का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनके थ्रू करवाते हैं दोस्तों। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि मैं अपने 150 ब्रांचेज में, अगर 150 इंटू 150 करना यार, अगर एक ब्रांचेस पे भी 150 कस्टमर है तो पता नहीं कितने होते हैं, ये जितने भी होते हैं, तो इन सबको मैं एक साथ खुश रख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक साथ खुश रख सकता हूँ। तो इसी सिस्टम का नाम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ। लेट सपोज फ्लिपकार्ट पे एक मैं ही तो कस्टमर नहीं था जिसने वैकॉम का टैबलेट बुक किया। लेट सपोज मैं आपको बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली भी कहूँ तो मान लो मिनिमम एक दिन में, मिनिमम बोल रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख कस्टमर है। अब इन सबको खुश रखना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब था खरीदा और पहुंचाया और उसका फीडबैक लिया, ये था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेकिन भाई हर कस्टमर के साथ रिलेशन जो बनाने हैं, उसको मैसेज भेजना, उससे पूछना कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट की गारंटी देना। मैंने भी किया था भाई, मैं बहुत सारी किताबें मंगवाई थी मैंने अभी लास्ट मंथ। तो अब क्या हुआ था, कोई दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे, तुरंत रिप्लेस करेंगे। उनसे पूछना कि, और स्पेशल डीलिंग कि भाई आज 40% डिस्काउंट है, क्या आप ये बुक लेना चाहते हैं, भाई आज 50% डिस्काउंट है, क्या आप टी शर्ट ये लेना चाहते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना।
आई होप मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से समझा दिया है। नहीं समझ में आया तो दोस्तों वीडियो एक बार दोबारा देखिए, फ्री है, आप इसे देख सकते हैं। और ये सारे वीडियोस आपको दिख रहे हैं VM क्लासेस की तरफ से ऑन CA हब। ठीक है भाई दोस्तों, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है यूट्यूब में आप जैसे कोई एक भाई होगा, वो क्या करेगा, इसे डाउनलोड करेगा अपने चैनल के प्रमोशन के लिए, वहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर देगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार से अपना जो प्रोमो को है VM क्लासेस का और जो CA हब है बार बार बोल दे रहा हूँ। तो समझ जाना मैं क्यों बोल रहा हूँ। उन नालायकों के लिए करना पड़ता है जो अपनी मेहनत ना करके दूसरों को कॉपी करने पे बिलीव करते हैं। चलो दोस्तों, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, इसमें कुछ बेनिफिट्स ऑफ CRM होता है, बेनिफिट्स ऑफ CRM। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक कोड बताऊंगा, लो सब देखो हम आ गए, कौन, CA। कैसे बोलोगे, लो सब देखो हम आ गए CA। दोस्तों आप लिख लेना इसमें साथ के साथ, लो सब देखो, है ना, हम आ गए, कौन, CA। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप अच्छा CRM फॉलो करते तो क्या क्या फायदा होता है। दोस्तों कस्टमर की लॉयल्टी बनती है। लॉयल्टी मतलब कस्टमर खुश होगा, हमारा ग्राहक खुश होगा तो दोबारा आएगा, दोबारा आएगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों S, इनहेंस्ड सर्विस। इनहेंस्ड सर्विस का मतलब मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि भाई 150 ब्रांचेस के 150 कस्टमर को एक साथ क्या कर सकता हूं मैं, सर्विस दे सकता हूं। दोस्तों डी फॉर लिखो दोस्तों, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब अगर एक मुनीम होता तो क्या इतना काम कर पाता, नहीं कर पाता। तो 150 लोगों के 150 ब्रांचेस के डाटा को एट अ टाइम रिकॉर्ड करना, और एट अ टाइम मैंने आपको EIS का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां पे क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, किसके थ्रू होता है, CRM। ठीक है दोस्तों। अब फिर आया दोस्तों सी फॉर कनेक्शन। इससे क्या होगा, मेरे कनेक्शन अपने कस्टमर के साथ क्या होंगे, अच्छे होंगे। फिर होगा दोस्तों A, इसमें आता है अमलगमेशन। किस चीज का अमलगमेशन होता है दोस्तों, अमलगमेशन होता है पीपल का और प्रोसेस का। मतलब हम लोगों को और उनकी जरूरतों को एक साथ कंबाइन कर पाते हैं। दोस्तों ये है बेनिफिट ऑफ CRM। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, फ्री है, किसकी तरफ से, VM क्लासेस की तरफ से। कहाँ पे, CA हब पे फ्री है दोस्तों। मैंने OS आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मेरे पास दो कॉन्सेप्ट बच्चे हैं आपको पढ़ाने के लिए, एक है ERP और एक है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है भाई। अब कॉन्सेप्ट आया ERP क्या होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी हमने पढ़ा CRM, अभी हमने पढ़ा SCM। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर इन सबको क्या करो, सुनो मेरी बात, इन सारे सॉफ्टवेयर को क्या करना है, पीसना है। क्या करना है, ये लो हथौड़ा और इन पे मारो धाड़ धाड़ धाड़, इस पे भी थुक 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 थुक, सबको तोड़ डालो। फिर जो इनका चूरन बनेगा ना इन सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसको एक गिलास में डालो। ठीक है, और उस पर क्या करो, 1 लीटर पानी डाल दो। इस चूरन को क्या करो, इस गिलास के अंदर डालना है, फिर 1 लीटर पानी डाल दो, फिर 2 चम्मच दूध डाल दो। ठीक है, फिर क्या करो, इसको सवेरे तक छोड़ दो। तो फिर इस गिलास में जो बचेगा ना वो ERP होता है। बोलोगे मास्टर पागल हो गया क्या, पढ़ाते पढ़ाते लंबी क्लास ले ली तो। भाई कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट को, जब सारे सिस्टम को, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंबाइन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ERP। अच्छा ये कहना चाहते थे, नहीं नहीं ये नहीं, अभी दोबारा सुनो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग भी करता है, कस्टमर रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी करता है, और वो सारे काम करता है जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कर सकता है। तो इन सब के कंपाइलेशन को, इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ERP। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इतना भी लिख दें कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ अमलगमेशन ऑफ EIS, CRM, SCM, जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाए, टैली और जो भी आपको याद आ जाए, सबको मिला के क्या बनता है, ERP। दोस्तों यही है इसका कॉन्सेप्ट, पढ़ लेना, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ दोस्तों। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
अब जो लास्ट के दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, एक है दोस्तों मेरे पास BIS और दोस्तों एक है मेरे पास KMS। ठीक है, तो मैं पहले लेता हूँ KMS, नॉलेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों नॉलेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। याद है, शायद मैंने आपको बताया होता। एक होता है डाटा, डाटा होते हैं रॉ फैक्ट्स। इन रॉ फैक्ट्स को जब हम क्या बना देते हैं, मीनिंगफुल, क्या बना देते हैं, मीनिंगफुल, तो ये क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। और इन्हीं इंफॉर्मेशन को जब हम प्रैक्टिकल समझ जाते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे, जैसे आपकी जो प्रैक्टिस मैनुअल है वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन, लेकिन वही जब आप मेरे से समझ रहे हो तो आपकी क्या बन रही है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब आपको ये सब समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो ये क्या बन जाती है आपके लिए, नॉलेज। मतलब कोई भी चीज जो आपकी आंखों देखी हो जाती है, आपको जिसकी फील आने लगती है, वो आपके लिए क्या बन जाता है, नॉलेज। ठीक है दोस्तों, अब जो नॉलेज होता है, मैं रिवीजन बता रहा हूँ भाई, ये इस कॉन्सेप्ट को मैं डील करूंगा 30 to 40 मिनट्स में, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन कुछ भाइयों के एग्जाम है मई में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो सॉरी। दोस्तों एक नॉलेज होती है एक्सप्लिसिट और एक नॉलेज होती है दोस्तों इम्प्लिसिट। इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अंदर की नॉलेज, क्या दोस्तों, अंदर की, भीतरी। भीतरी क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं गया था इनकम टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स ऑफिस, तो यहाँ पे मैंने सीखा कि केस को कैसे हैंडल करते हैं, क्या, केस को हैंडल कैसे करते हैं। GST आ रहा है भाई, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, ये क्या है, मेरे अंदर की नॉलेज। लेकिन वही सब जो मैं पढ़ूंगा किताबों के थ्रू, ओहो, ST1 अप्लाई करते हैं सर्विस टैक्स के लिए, ST2 होता है वो सर्टिफिकेट जो वहां से मिलता है, ST3 होता है रिटर्न का। ये आप जब किताबों में पढ़ते हो अपने, तो ये सब क्या है, एक्सप्लिसिट। वही जो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, इम्प्लिसिट। दोस्तों ये दो टाइप की नॉलेज होती है। अगर कोई पूछे इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होती है, तो वो नॉलेज जो इंसान के अंदर से उसको प्रैक्टिकल करने में पता चलती होती है, वो होता है इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है जो टीवी पे हम देखते हैं आज तक के द्वारा, देखिए गौर से इस इंसान को, ये खाता है एक बार में 200 अंडे, ये क्या है, एक्सप्लिसिट। लेकिन इम्प्लिसिट क्या है, जब मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिकल में मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैंने ITO पे कैसे केस हैंडल किया, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, एक इम्प्लिसिट। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया KMS। KMS क्या करता है, फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, KMS क्या करता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब सही नॉलेज सही बंदे को हो सही टाइम पे, क्या, सही बंदे को, सही बंदे को सही टाइम पे, ठीक है, सही बात का पता हो, और ये सारी चीजें सही 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 हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर लगा देते हैं, कहाँ, नॉलेजमेंट के पास। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, KMS हो जाता है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो भाई सॉरी है, ये रिवीजन वीडियो है। और आई होप आप इसको, जितनी कोशिश कर रहा हूं बताने की, अगर आपके अंदर 20% भी अलर्टनेस है ना दोस्तों, अगर आप इन कॉन्सेप्ट के साथ PM खोल के देख रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये सब आपको समझ में आने वाले हैं। और पहली चीज़, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो यार, एग्जाम आपके, सब मैं ही थोड़ा ना करूँगा। आजा भाई, लास्ट टॉपिक मेरी तरफ से, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, BIT, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, या फिर आप बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, BIS। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में ये आएगा BIS, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों मैं इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा 4 स्टार कॉन्सेप्ट आउट ऑफ 5। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये दिखे तो फिर पागल मत हो जाना, प्लीज एग्जाम में ये लिख के आना। ये क्या है दोस्तों, बस ये है, इस चैप्टर का नाम ही है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है दोस्तों, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या बनाया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। क्या बनाया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। चैप्टर का नाम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके लिए क्या बनाया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जरा इसको समझो, इसकी डेफिनेशन देखो, आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। इट इज इसेंशियल। भाई मेरे साथ ना मीनिंग समझना, कुछ लोग नोटिस करते हैं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, भाई ये गलती इंसान के अंदर देखो, लेकिन साथ में क्वालिटी भी देखो कि कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, कि हमें जो डाटा है वो टाइमली मिले, एक्यूरेटली मिले। मतलब एक तो समय से मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए, हाई वॉल्यूम में मिलना चाहिए। हाई वॉल्यूम मतलब जो भी बात पता होने की हो वो पूरी की पूरी हो, एंड
actionable business insight and work process and technology used to obtain them। नहीं समझ में आया तो एक और डेफिनेशन लिखवा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसे समझ लेते हैं फिर चलते हैं। भाई क्या कहना चाहता है ये, बिजनेस में ये जरूरी है। थोड़ा सा भाई मजे ले लो, लास्ट टाइम में थक गया हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गए भाई, थोड़े से एंजॉय के साथ। बिजनेस में ये जरूरी है कि हमें सब टाइम से पता हो, सब सही पता हो, सब सही मात्रा में पता हो, और ऐसे पता हो कि हम उस पर क्या ले सके, एक्शन। एक्शन क्यों भाई, एक्शन ही लेने के लिए तो ये सब जान रहे हैं हम। अगर कुछ एक्शन ही ना करना हो, घर पे हाथ रख के बैठना हो, तो इतना खर्चा क्यों करें। बिजनेस इनसाइट कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारी वर्क प्रोसेस कैसी है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। मैं दोबारा से बोलता हूँ भाई, बहुत सिंपल बता दिया मैंने, मक्खन की तरह। इसको स्कीमिंग कहते हैं। एक स्कीमिंग का कॉन्सेप्ट सीखो दोस्तों इसी बहाने, चैप्टर 6 में आता है। स्कीमिंग का मतलब होता है मक्खन, मतलब आपके लिए सारा हार्डवर्क मैंने कर दिया, आपको मक्खन निकाल के दे दिया भाई, बस थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से नोट्स लिखो, एक प्यारा सा थैंक्स जरूर बोल देना कमेंट बॉक्स में भाई। 1 घंटे 5 मिनट से चिल्ला रहा हूँ, अभी आधे घंटे ऑडियो फिल्ट्रेशन में लगेंगे, फिर आधे घंटे उसमें लगने। अगर फिर भी नहीं पसंद आया तो भाई जो करना है करना, लेकिन एक लाइक ठोक देना यार, अच्छा लगेगा। मजे ले रहा हूँ यार, बस थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। देखो इधर इसेंशियल है, जरूरी है। क्या जरूरी है, कोई भी चीज समय से पता हो। समय से क्यों पता हो भाई, लड़की भाग गई, क्यों भाग गई, क्योंकि बाप को उसके सही से पता नहीं था कि लड़की किससे प्यार करती थी। पता होता तो या तो उससे शादी करवा देता, या पहले अपनी मदद से शादी करवा देता। एक्यूरेटली सही बात पता हो कि भाई मेरी लड़की करती है, ठीक है, और उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपने बच्चों की नॉलेज होनी चाहिए एक्यूरेटली। हाई वॉल्यूम भाई, पूरी बात पता हो कि मेरी जो बेटी है उसे कुकिंग पसंद है या जूडो कराटे पसंद है, सही मात्रा में पता हो, पूरी बात, क्या कहते हैं, पूरी खबर पता हो। एक्शनेबल, तब क्या करेंगे, उस पर एक्शन ले सकें। किस पे एक्शन लेना है, अपनी बिजनेस की इनसाइड बातों पे, अपनी बिजनेस की वर्क प्रोसेस पे। लेकिन ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों रिवीजन टाइम है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इसमें मज़ेदार बात क्या है कि आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट इसके कंपोनेंट्स के बारे में। 4 नंबर का दोस्तों कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है आपसे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। दोस्तों पहला कंपोनेंट्स बताने से पहले चलो मैं बता ही देता हूँ। पहला है दोस्तों सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, BIS क्या करता है, आपको सिंपल रिपोर्ट देता है। सिंपल मतलब भाई इस तरीके की रिपोर्ट की कोई एक नॉर्मल बंदा भी उसको देख सके और समझ सके। इसका मतलब ये भी हो सकता है टेल मी व्हाट हैपेंड, मतलब ये ऐसी रिपोर्ट देता है, मतलब हम कंप्यूटर से बोलते हैं भाई एक ऐसी रिपोर्ट बता जिससे हमें पता चल सके कि हमारे घर में हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, सिंपल रिपोर्टिंग है। कैसी रिपोर्टिंग है, सिंपल। और रिपोर्ट एंड क्वेरी मतलब हमारे जवाब सवाल क्या है कि बता हमें कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, दैट इज सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरी। दूसरा है इसमें बिजनेस एनालिसिस। कंपोनेंट लिखवा रहा हूँ भाई, एग्जाम में पूछ लेगा 4 मार्क्स में, फिर मत बोलना कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। दोस्तों बिजनेस एनालिसिस का मतलब हुआ है क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब हमारे बिजनेस में जो हो रहा है क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेन, क्यों हुआ, व्हाई हैपेन, मतलब क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में, क्यों हो रहा है मेरे बिजनेस में, ये कौन बताएगा, आपका BIS। कौन बताएगा दोस्तों, हमारा BIS। ये किस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, BIS, वो बताएगा कोई भी चीज व्हाट हैपेन। दोस्तों इंग्लिश में लिख लेना व्हाट हैपेन एंड व्हाई हैपेन। फिर दोस्तों तीसरा इसका कंपोनेंट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड डैशबोर्ड्स डैशबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों टेल मी लॉट ऑफ थिंग। क्या, टेल मी लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे सब कुछ बताओ, बट विदाउट
टू मच एफर्ट्स। ठीक है भाई, मतलब मुझे जानना तो सब कुछ है, क्या मुझे जानना तो सब कुछ है लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। और मुझे जानना सब कुछ है, क्या है, जानूंगा मैं सब कुछ लेकिन ब्रीफ में। कैसे, जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं प्रिसाइज या ब्रीफ में, मतलब मैं संक्षिप्त तौर पे या शॉर्ट फॉर्म में या फिर पूरी खबर, जैसे कहते हैं ना आज की पूरी खबर सिर्फ 10 मिनट में, देखिए 100 खबरें 10 मिनट में। ये क्या है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है सब कुछ जानूंगा लेकिन थोड़े से समय में, क्योंकि मैनेजमेंट के पास ज़्यादा समय होता नहीं है। दोस्तों 4 इसमें कंपोनेंट आता है हमारे पास, स्कोर बोर्ड। ठीक है, स्कोर बोर्ड क्या कहते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था और हमें क्या मिला है। तो मैं इसे हिंदी में लिखता हूं आपके लिए, क्या पाना था, क्या पाना है, मतलब ये बिजनेस को बताएगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं रियली में 1 घंटे में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आपके नंबर अटेम्प्ट के लिए। फिलहाल फास्ट बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं, क्योंकि ये रिवीजन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों क्या पाना था, क्या पाना है, मतलब हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो, अगर आप सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं तो 300 का है, आपके 250 आने चाहिए, लेकिन सिर्फ आपके कितने आए, 140, यानी आप 10 नंबर से फेल हो गए। सॉरी ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप ही कितने आए, 280। ओ माय गॉड, इतने अच्छे। तो दोस्तों जो हम एनालाइज कर रहे हैं ना, क्या पाना था और क्या पाया है, ये है स्कोर बोर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया इस रिवीजन में भी। फिर है दोस्तों डाटा माइनिंग। क्या है, डाटा माइनिंग। दोस्तों डाटा माइनिंग का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको ये दूंगा, डाटा माइनिंग। इसका एग्जांपल ये है दोस्तों बेस्ट, मैं थोड़ी स्क्रीन ठीक कर देता हूं। इसका एग्जांपल ये बेस्ट है दोस्तों कि सलमान खान की मूवी कब आती है, पता है आपको, मैं बताता हूँ, ईद पे आती है। शाहरुख की मूवीज कब आती है, अप्रोक्स दिवाली। और आमिर की मूवी कब आती है, अप्रोक्स न्यू ईयर। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, ये पूरे साल में और कभी मूवी रिलीज नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने जो 30-40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में, उससे पता किया कि भाई मैं किस दिन मूवी रिलीज करूं तो मेरा टर्नओवर क्या होता है, हाई होता है। ये क्या है, डाटा माइनिंग। या डाटा माइनिंग को मैं दूसरा कह सकता हूं, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। मतलब हमें वो जानकारी चाहिए जिससे मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, या जिससे मेरा बिजनेस इंक्रीज हो, या मैं बिजनेस के लॉसेस को रोक सकूं। डाटा माइनिंग का दूसरा मतलब ये बताता हूं दोस्तों, जैसे आप लोग यूट्यूब पे क्या करते हो, आप सर्च मारते हो, ओहो इसकी क्लास आई है फ्री में, ओहो इसकी क्लास फ्री में आई है, ये डाटा माइनिंग है। या लड़के, ओहो इस लड़की का निकलने का समय ये है, ओहो ये लड़की को ये पसंद है, ओहो इस ये खाती है, ये पहनती है, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, पागल लड़की हमें मरवाती है। ये क्या है दोस्तों, डाटा माइनिंग। दोस्तों ये रिवीजन था, मैंने 1 घंटे 13 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूँ और सब देख चुके हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट और थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा, कुछ भाइयों ने मेल्स किए थे मुझे, उन्होंने कहा था सर थोड़ी सी एग्जाम टिप्स दो कि हम कैसे स्कोर हाई कर सकें। दोस्तों फिलहाल तो मैंने आपको आईटी ही पढ़ाई है सिलेबस के लिए, लेकिन मैं आपको आईटी एसएम दोनों की ही प्रैक्टिकल बातें बता दूं। आईटी जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो सिर्फ उतना लिखें, क्या, सिर्फ उतना लिखें जो सही है। ठीक है, उतना लिखें जो सही है, मतलब बकवासबाजी आपको नहीं करनी, टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट। जैसे मैंने आपको 6 हेडिंग लिखवाई तो 6 हेडिंग में जितना मैंने बोला उतना लिख दो अपने वर्ड्स में, बस उतना ही काफी है। और सिंपल सी बात है, कुछ बच्चों की शिकायत होती है सर कीवर्ड्स बताओ। भाई कीवर्ड्स जो बताए वो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब समझो क्या होता है। जैसे एक पंजाबी भाई है, उसको क्या पसंद होती है, लस्सी पसंद होती है, उसे छोले और राजमा पसंद होते हैं, ये उसके लिए कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स मतलब ऐसी चीजें जो ये रिफ्लेक्ट करे कि हमारा आंसर क्या है, परफेक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
जैसे हमने पढ़ा था मॉडेम, मॉडेम का कीवर्ड क्या है कि वो क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल करता है और डिजिटल टू एनालॉग करता है। ये क्या हो गया, उसके लिए कीवर्ड हो गया। अभी मैंने आपको डाटा माइनिंग की लैंग्वेज दिखाई, मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। ये क्या हो गया दोस्तों, डाटा माइनिंग हो गया। तो आपको आईटी में वही लिखना है जो सही है, फेंकना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं करूँ तो आपको 1.5 घंटे मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैं इस क्वेश्चन पेपर को 50 मिनट्स में सॉल्व कर लेता हूँ अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। मैं भी करता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप को लाइफ टाइम स्टूडेंट समझता हूँ और मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ। लाइफ टाइम स्टूडेंट रहोगे ना दोस्तों तो कभी एटीट्यूड नहीं आएगा सीखने के लिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए। आप हमेशा लाइफ में सीखते रहेंगे। तो दोस्तों कैसे ये होगा, अभी आप एक्सपर्ट ना बने, आपसे जो कह रहा हूँ बस वो करें। आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के वीडियोस मिल जाएंगे। ओवरऑल ये आपके 40 मार्क्स कवर करता है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसमें 40 को अगर सही से देख लें तो आपके 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे इस 50 में से, अगर ये मेरे सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। अब कुछ लोगों ने कहा है कि एग्जाम में कैसे लिखें, भाई पहली जो होती है समझना। आपको समझ में आ गया, हाँ जी आपको समझ में आ गया, तो जितना समझा है अगर वो आप लिख देते हो, देखो प्रॉब्लम क्या है, आप समझते नहीं हो, सिर्फ लिखने की कोशिश करते हो, इसलिए आप फेल हो जाते हो। पहली चीज होती है समझना। तो अगर आप, मैंने 40 का समझाया, आप 30 का भी समझ गए, वेरी गुड। जो लिखवाया है वो भी आपने लिख दिया तो ऑसम है। साथ में आपको आरटीपी पढ़ लेनी है, मॉक टेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं, बस ये मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो जो जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, पीएम कर लेना है। आपके मार्क्स दोस्तों आईटी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अब कुछ टिप्स और देता हूं मैं आपको। ये हो गया आपकी बात। अब एसएम की बात आती है, तो एसएम में क्या करना है आपको, एसएम में चैप्टर 7 पहले पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 5th पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ लिया आपने। अब 2 पढ़ना है, 3rd पढ़ना है, 4th पढ़ना है, चैप्टर 1 आप बाद में करना, क्योंकि चैप्टर 1 इतना इजी है कि आप थोड़ा बहुत उसमें चला सकते हो अपनी लैंग्वेज को। चैप्टर 1 में एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल बैरियर के बारे में। वो क्वेश्चन इस बार स्टार मार्क्स का है, आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको अपना नंबर देने वाला था, मैं इस पर आपको ऑडियो रिकॉर्ड्स करके देता रहूँगा।